वेलकम स्टूडेंट्स। आज की अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में हम चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थैतिकी, इसके टॉपिक गॉस थ्योरम यानी गॉस का प्रमेय और साथ ही साथ इस गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस यानी इसके अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशंस जो सिलेबस में है वो सिलेबस में एप्लीकेशंस है स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, प्लेन चार्ज शीट एंड चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फेयर। ये चारों बॉडीज सिलेबस में है, तो इनकी स्टडी करेंगे। यानी इन बॉडीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो आइए हम गॉस थ्योरम या गॉस का प्रमेय या गॉस लॉ स्टार्ट करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन वैक्यूम is equal to 1 upon epsilon 0 times magnitude of net charge enclosed by surface. Net electric flux passing through any surface, closed surface, placed in vacuum is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 times magnitude of net charge enclosed by it or surface. यानी निर्वात में रखे किसी बंद पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र के कारण नेट विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो इस तरह से ये हमारा गॉस थ्योरम हो गया। इसकी फिजिकल सिचुएशन हम समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक वॉल्यूम है, ये आयतन है, और इस आयतन में चारों तरफ ये आयतन हमारा सरफेसेस से घिरा है। इसके चारों तरफ हमारे सरफेस लगे हुए हैं, तो ये कहीं से भी ओपन नहीं है, वॉल्यूम क्लोज्ड है पूरी तरह से। तो इस वॉल्यूम की चर्चा कर रहे हैं हम क्लोज्ड सरफेस की गॉस थ्योरम में। इस क्लोज्ड सरफेस के अंतर्गत क्यू चार्ज हमारा इस रखा हुआ है। इस क्यू चार्ज के कारण जो ये हमारा पूरा सरफेस है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, ये गॉस थ्योरम से पता लग रहा है। 1 अपान एप्सिलॉन 0 टाइम्स टोटल चार्ज, यानी कुल चार्ज में हम एप्सिलॉन 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds ये हमारे जो एरिया है इसका नॉर्मल वेक्टर एरिया ds हो गया हमारा, और ये इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q टोटल चार्ज अपान एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स हो गया। यही गॉस का प्रमेय है। इसका मतलब निर्वात में रखे किसी बंद पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र किसका है, जो Q चार्ज रखा गया है सरफेस के अंदर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस के चारों ओर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश Q है का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करेंगे। लेट ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट O। O हमारा कोई पॉइंट है इस बंद सरफेस में, यानी क्लोज्ड सरफेस में, बंद सतह में O कोई इसके अंतर्गत पॉइंट है जहां पर Q चार्ज रखा हुआ है। तो लेट ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट O that is enclosed by a closed surface S. This is our closed surface S and O is enclosed, यानी charge is enclosed. Let surface element ds, surface element, small surface we consider here, this is called surface element ds of surface S placed at distance r. This surface element is at distance r. This surface element is placed at distance r from origin या फ्रॉम पॉइंट O, and makes a solid angle d omega at O, and this surface element makes solid angle at O d omega, and direction of ds we take normal to this area. इस एरिया के परपेंडिकुलर हम डायरेक्शन ds लेंगे, और ये हमारे एरिया की डायरेक्शन होती है ds, और ये
इलेक्ट्रिक फील्ड से दिस मेक्स एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस्ड बाई चार्ज क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई चार्ज क्यू, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एंगल थीटा विथ एरिया डी एस, यानी नॉर्मल ऑफ एरिया डी एस. माना आवेश Q बिंदु O पर स्थित है, जो कि आवेश Q बिंदु O पर स्थित है जो कि एक बंद पृष्ठ S से घिरा हुआ है. तो ये हमारा जो सरफेस है वो पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए या बंद होना चाहिए, तभी गॉस थ्योरम अप्लाई होगा. बहुत छोटा क्षेत्रफल ds, बहुत छोटा क्षेत्रफल ds, ये क्षेत्रफल हो गया हमारा. इसको बिंदु O से r दूरी पर स्थित है, ये क्षेत्रफल बिंदु O से r दूरी पर स्थित है, तथा बिंदु O से ये घन कोण ओमेगा डी ओमेगा बनाता है. स्मॉल सॉलिड एंगल डी ओमेगा कंसीडर कर रहे हैं. ds की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाती है. ये हमारे ds की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस एलिमेंट ds ड्यू टू चार्ज q, हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस एलिमेंट ds, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी गणना करनी है हमें ड्यू टू चार्ज q. तो आवेश q के कारण सूक्ष्म क्षेत्रफल ds पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये होगा इसकी डिस्टेंस r स्क्वायर है, चार्ज से r है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इक्वल टू 1/4πε0 q/r². और ये हमारा सरफेस से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यानी ये जो सतह है इससे बाहर की ओर आउटवर्ड लगेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. और सॉलिड एंगल डी ओमेगा कितना है, घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा अपान r². हमारे एरिया को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और r² से डिवाइड करेंगे, ये हमारा सॉलिड एंगल डी ओमेगा निकलता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ds डायरेक्टेड आउटवर्ड. ds क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का डी फाई, इसकी गणना करेंगे. विद्युत फ्लक्स डी फाई क्या है, डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds, ये जो हमारा एरिया है, एरिया विद डायरेक्शन, इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे ई डॉट ds cos थीटा. इस तरह से ई ds cos थीटा हमारा ये आ गया, जहां थीटा हमारा एंगल है ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 q/r² ds cos थीटा. इस तरह से ये हमारा ds cos थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने यहां रखी. और फिर इसको रीअरेंज करेंगे q/4πε0 ds cos थीटा अपान r², और हम ds cos थीटा अपान r² को लिखेंगे. तो इस तरह से डी ओमेगा लिख देंगे, तो डी फाई इक्वल टू q/4πε0 डी ओमेगा. तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, जो कि ds से पास हो रहा है, ds एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना हमने कर ली. अब हम इसको पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट करेंगे. इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग आउटवर्ड सरफेस S ड्यू टू चार्ज Q, यानी आवेश Q के कारण सतह S से बाहर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई. तो डी फाई की वैल्यू रखेंगे q/4πε0 डी ओमेगा इक्वल टू q/4πε0, इसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन डी ओमेगा. इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज टोटल सॉलिड एंगल मेड बाई क्लोज्ड सरफेस S. तो ये पूरा घन कोण है जो कि O पर हमारा पूरा सरफेस बंद सरफेस S बनाता है. तो इस तरह से डी फाई की वैल्यू जब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये 4π आता है, 4π स्टेरेडियन. तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा सतह S के अंदर किसी बिंदु से बनाया गया कुल घन कोण है, और कुल घन कोण हमारा होता है इंटीग्रेशन डी फाई 4π स्टेरेडियन. और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो फाई इक्वल टू q/4πε0 इंटू 4π. यहां हमने इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू रख दी, 4π से 4π कट गया, q/ε0. और फिर फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ये फाई की डेफिनेशन होती है, इंटीग्रल फॉर्म है फाई का, इक्वल टू q/ε0. इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो फ्लक्स है वो टोटल चार्ज अपान ε0 के
बराबर होता है। इस तरह से हम कुछ और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? ये गॉस थ्योरम प्रूव हो गया, यहाँ पर प्रूफ समाप्त होता है। और जो कंक्लूजन है उसको देखेंगे। फाई डिपेंड्स ऑन चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस गॉसियन सरफेस, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, यानी ऐसा सरफेस जिस पर हम इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो हम हर एक केस में गॉसियन सरफेस फाइंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उस पर इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। फाई डिपेंड्स ऑन चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस के अंतर्गत जितना भी हमारा फाई बंद सतह के अंदर आवेश पर निर्भर करता है, चार्ज पर निर्भर करता है। ये चार्ज है, इस पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा हमारे फ्लक्स की वैल्यू होगी। बट इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन सरफेस और आउटसाइड सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस यानी क्लोज्ड जो सरफेस है इसके चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, यानी जबकि सतह पर स्थित आवेश या बंद सतह के बाहर के आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या विद्युत फ्लक्स है वो सतह पर स्थित आवेश यानी बंद सतह पर स्थित आवेश या बंद सतह के बाहर के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। फाई केवल बंद सतह के अंदर रखे चार्ज पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट कंक्लूजन, चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाई स्फेरिकल, चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाई स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, कोनिकल और एनी टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस, यानी जो हमारा बंद सतह है यदि आवेश क्यू गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार, शंक्वाकार या किसी प्रकार के बंद सतह से घिरा हो, तो आवेश क्यू चार्ज हमारा किसी भी प्रकार के एरिया से घिरा हुआ है, किसी भी प्रकार यानी गोलाकार, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, कोनिकल, किसी भी फॉर्म में किसी भी गॉसियन सरफेस से घिरा हो यानी बंद पृष्ठ से घिरा हो, तो नेट फ्लक्स उस शेप पर डिपेंड नहीं करता। नेट फ्लक्स विल नॉट नेट फ्लक्स विल बी सेम फॉर ऑल शेप्स, यानी नेट फ्लक्स सभी प्रकार के आकारों के लिए समान होता है। तो ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसके शेप पर निर्भर नहीं करता। नेट फ्लक्स सभी गॉसियन सरफेस के लिए आवेश क्यू के कारण जो नेट फ्लक्स होगा या विद्युत फ्लक्स होगा वो समान होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन, इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यदि आवेश Q परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक K है में रखा गया है, तो जो हमारा फाई डैश आएगा यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q इक्वल टू फाई डैश इक्वल टू Q अपान K इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये K टाइम्स हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स घट जाएगा, फाई डैश इक्वल टू Q अपान K एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मीडियम में घट जाएगी। वैक्यूम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, विद्युत फ्लक्स। और फिर अगर कई चार्जेस रखे गए हैं, इफ Q1, Q2, Q3, माइनस Q4 एंड माइनस Q5 चार्जेस आर इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, यानी बंद सतह के अंतर्गत स्थित आवेश Q1, Q2, Q3, माइनस Q4, माइनस Q5 यदि ये सब चार्जेस हों तो नेट चार्ज यानी कुल आवेश इन सभी का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इन सभी चार्जेस के Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस Q4 माइनस Q5, तो इनका अलजेब्राइक सम हमारे चार्जेस का उसके बराबर होगा नेट चार्ज हमारा, जो कि इसके अंतर्गत है, बंद सतह के अंतर्गत है। और उसके अकॉर्डिंग हम नेट चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अलजेब्राइक सम करते हैं अगर हमारे पास बंद सतह में कई चार्जेस हैं। Thus net flux will be 0 if net charge is 0, यदि कुल आवेश शून्य है तो नेट फ्लक्स 0 होगा। अगर आवेश शून्य है कुल तो हमारा नेट फ्लक्स भी शून्य होगा, यानी चार्जेस का सम इस तरह से हो कि वो 0 हो जाए तो नेट फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। इफ चार्ज इज 1 कूलम देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इफ चार्ज इज 1 कूलम देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, देन नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, यदि आवेश 1 कूलम है तो विद्युत फ्लक्स या बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ये
होती है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, क्यू 1 कूलाम है, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.13 इंटू 10⁻11 ये हमारी विद्युत बल रेखाओं की संख्या हो गई। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। ड्यू टू ये जो शेप्स हैं, यही शेप्स हमारे सिलेबस में है, इनकी स्टडी करेंगे। स्ट्रेट चार्ज्ड कंडक्टर, दूसरा शेप है प्लेन चार्ज शीट, एंड तीसरा शेप है चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, एंड चौथा शेप नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर। इस लेक्चर में हम इन सभी की स्टडी करेंगे, इन सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन में सबसे पहला जो शेप है स्ट्रेट चार्ज वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, यानी सीधे आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। सीधे आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये इस तरह से हमने इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर लिया हुआ है, ये वायर है, और फिर इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। तो हमारे वायर को प्लस क्यू चार्ज आवेश मिला हुआ है। कंसीडर एन इनफाइनाइट लेंथ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज क्यू। वी हैव टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू वायर, यानी अनंत लंबाई का एक सीधा तार पर आवेश क्यों है और किसी बिंदु P पर तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये हमारा पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस पर है वायर से। इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लगेगा, तो इसकी कैलकुलेशन करनी है प्लस क्यू चार्ज के कारण, जो कि हमारे वायर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम पॉइंट P इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम वायर, पॉइंट P इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम वायर एंड देयर मे बी many points at distance r from wire. There are many points at distance r from wire. If all these points are joined, a cylinder of radius r will be generated. यानी बिंदु P पर तार से r दूरी पर, बिंदु P तार से r दूरी पर है। ये जो P बिंदु है ये हमारा r दूरी पर है तार से, तथा तार से r दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हमारे r दूरी पर हैं तार से। इनको सबको मिलाएंगे तो हमारा r त्रिज्या का एक बेलन मिल जाएगा, एक सिलेंडर मिल जाएगा, और हम इसी सिलेंडर को गॉसियन सरफेस मानेंगे। ये जो हमारा सिलेंडर है r त्रिज्या का, ये गॉसियन सरफेस कहलाएगा। इसी सरफेस पर हम इंटीग्रेशन अपना करेंगे। बिंदु P तार से r दूरी पर है, तार से r दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं। इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें r त्रिज्या का एक बेलन मिलता है, जो कि गॉसियन सरफेस कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ। और फिर हम एल बी द लेंथ ऑफ सिलेंडर, एल बी लेंथ ऑफ सिलेंडर, दिस लेंथ ऑफ सिलेंडर इज एल, एंड वी टेक 3 पॉइंट्स। एल बी द लेंथ ऑफ सिलेंडर एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर प्लस क्यू इज रेडियली आउटवर्ड, but direction of E will be radially inward for negative charge minus Q. If we charged with negative minus Q charge, then electric field will radially inward. बेलन की लंबाई L है, त्रिज्या R है। आवेशित तार प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्या बाहर होता है, यानी विद्युत क्षेत्र हमारा बाहर की ओर होगा, प्लस क्यू आवेश होता है। अगर माइनस क्यू चार्ज वायर पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड त्रिज्या भीतर की ओर होगा, यानी रेडियली इनवर्ड होगा वायर के अंदर। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के कारण इनसाइड होता है और प्लस चार्ज के कारण आउटसाइड होता है। सिलेंडर हैज 3 surfaces 1, 2 and 3. Our cylinder has 1, 2, 3 surfaces. This is 1, this is 2 and this is 3 surface, and area of faces 1 and 3 is pi r square. Area of faces 1, this is 1 and 3 pi r square, this is area, and area of
this surface area of this surface will be 2 pi r into L. So area will be 2 pi r L. Hence 1 and 3 surface has area pi r square each and vector area of 1 and 3 is A. Vector area is A in the direction of this for 3 and in this direction for 1 and then this direction for 1. तो इस तरह से बेलन में 3 पृष्ठ हैं, 3 सरफेस है 1, 2 एंड 3 तथा पृष्ठ 1 और 3 समान क्षेत्रफल के हैं, पाई आर स्क्वायर इनका क्षेत्रफल है प्रत्येक का। पृष्ठ 1 और 3 का वेक्टर क्षेत्रफल A यानी इसका एरिया A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। तो ये हमारा एरिया विथ डायरेक्शन हो गया। अब हम नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस 1 एंड 3 यानी सतह 1 और 3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, वो हमें देखने से ही पता चल रहा है वो सरफेसेस हमारे पैरेलल हैं, इसलिए नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इनके थ्रू। इसकी गणना कैसे करेंगे? फाई 13 इक्वल टू ई डॉट ए इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एंगल कॉस 90 डिग्री। तो एंगल हम देख लेंगे कॉस। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, और एरिया इस डायरेक्शन में है। एरिया का नॉर्मल हम लेते हैं तो वही डायरेक्शन होता है। तो इस एरिया पर हम एक लंब डालेंगे और वही इस एरिया की डायरेक्शन होती है, यानी सरफेस की डायरेक्शन। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई, वो 90 डिग्री हो गई। तो ये हम लेके चलेंगे। तो इस तरह से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा cos 90 जीरो हो गया। तो 1 और 3 जो सरफेस है इनके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स वो हमारा जीरो है। हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू ओनली सरफेस 2। हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल पास थ्रू सरफेस 2 ओनली एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds ऑन सरफेस 2 सरफेस ऑफ सिलेंडर। यानी अतः तार का समस्त विद्युत फ्लक्स बेलन की वक्र सतह 2 से होकर निकलता है। बेलन की सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमारा सतह 2 से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसी गणना करेंगे। डी फाई इक्वल टू ds एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है हमारा वो कितना होगा? डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds। और ds एरिया हमारा है बिंदु P के पास, हमने बहुत स्मॉल एरिया ले रखा है ds, और इसी को हम ds की डायरेक्शन हमारी E के ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए ds और E के बीच में एंगल जीरो है, यानी थीटा 0 डिग्री है हमारा। और इसके अनुसार हम गणना करेंगे। तो हमारा डी फाई कितना आएगा? डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds, ई ds कॉस 0 डिग्री यानी ई ds हो गया। और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर पूरे इंटायर एरिया पर। एरिया कितना है हमारा? जो सरफेस 2 है, सरफेस 2 का एरिया 2 पाई आर एल है। 2 पाई आर पेरीमीटर हो गया और एल लेंथ हो गई। इस तरह से सरफेस एरिया निकल के आ गया, यानी जो वक्र सतह है, कर्व्ड सरफेस है, उसका एरिया सरफेस 2 का एरिया मिल गया हमें। तो एरिया 0 से 2 पाई आर एल पर इंटीग्रेट करेंगे, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल लेंगे पूरे इंटीग्रेशन से। ई और एस का ds का इंटीग्रेशन s हो गया, और लिमिट्स हमारी 2 पाई आर एल 0 टू 2 पाई आर एल हो गया। और इसकी वैल्यू रखेंगे तो फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। और हम गॉस लॉ से क्या जानते हैं? हर एक केस में यही करेंगे, पहले फाई की वैल्यू निकालेंगे गॉसियन सरफेस से इंटीग्रेट करके, फिर इसके बाद यूजिंग गॉस लॉ का हम उपयोग करेंगे। फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, यानी नेट चार्ज उस सरफेस से इनक्लोज्ड क्यू है, और फिर एप्सिलॉन 0 से डिवाइड कर देंगे। और फिर हम फाई की जगह ये वैल्यू रख देंगे, फाई इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल ये वैल्यू रखा, और ये इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा ई निकला, ई की वैल्यू आ गई क्यू अपान 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन 0। नाउ लैम्डा बी लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर। लैम्डा बी लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, देन क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। यानी लैम्डा हमारा रेखीय आवेश घनत्व है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व, इसको निकालने के लिए हम तार की इकाई लंबाई पर आवेश लैम्डा होता है, यही रेखीय आवेश घनत्व है। तो हम चार्ज को कुल लंबाई से डिवाइड करते हैं तो हमारा रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी मिलता है, क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। यानी लैम्डा में एल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल चार्ज क्यू मिल गया। तो इस तरह से हमारा
लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे इकाई लंबाई के तार पर स्थित कुल आवेश को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं और इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। अब हम इसके टर्म में रख देंगे क्यू की वैल्यू लैम्डा एल रखेंगे, ई इक्वल टू, यहां इस फार्मूले में हम क्यू की वैल्यू लैम्डा एल रखेंगे, ई इक्वल टू लैम्डा एल अपान 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन 0, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ई इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा वेल नोन फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आ गया, ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपान आर। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिल गया जो कि हमें डिराइव करना था। तो हमारा स्ट्रेट चार्ज वायर है तो उसके कारण किसी बिंदु P पर जो कि r डिस्टेंस पर स्थित है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान r होता है। और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो इस केस में 1 अपान r के प्रोपोर्शनल है, यानी 1 अपान r के अनुक्रमानुपाती है इस पर्टिकुलर केस में। और फिर E इज आउटवर्ड इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, यानी हमारी चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, सरफेस से बाहर की ओर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड फॉर लैम्डा लेस देन 0, यानी नेगेटिव चार्ज के लिए हमारा E अंदर की ओर, सरफेस से अंदर की ओर होगा। तो गॉसियन सरफेस से इनवर्ड होगा अगर हमारा नेगेटिवली चार्ज है वायर, और बाहर की ओर होगा अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। अब हम नेक्स्ट केस की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज थिन शीट, यानी अनंत समतल आवेशित पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यानी बहुत पतली हमारी इनफाइनाइट प्लेन चार्ज थिन शीट है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है किसी पॉइंट इससे r डिस्टेंस पर। तो हम एक शीट लेंगे जो कि ABCD हमारी इनफाइनाइट शीट है जिस पर प्लस क्यू चार्ज हमने दिया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, और इससे हम r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में लगेगा, और फिर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम अपना। ये इससे एक स्मॉल एरिया लेंगे जो कि ds होगा, और फिर इस एरिया, चूंकि यहाँ a सिंबल यूज किया है तो ये एरिया dA होगा, और फिर इस एरिया से हम लगा हुआ एक सिलेंडर बनाएंगे, और ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। तो r डिस्टेंस पर इधर भी है, r डिस्टेंस पर इधर भी है, P Q दोनों अपोजिट पॉइंट्स हैं, और दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, और एरिया की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है। तो एरिया से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हम इस केस में देखते हैं, एन इनफाइनाइट प्लेन पॉजिटिवली चार्ज शीट, एन इनफाइनाइट प्लेन पॉजिटिवली चार्ज थिन शीट ABCD कंटेन्स सिग्मा कूलाम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर यूनिट एरिया। An infinite plane positively charged thin sheet, our sheet ABCD, this contains sigma charge distributed uniformly over this unit area. We consider unit area, then our charge is sigma, and we consider full area, then our charge is plus q. Term sigma is known as surface charge density. Sigma is surface charge density. Sigma is equal to q upon a. तो टोटल एरिया से हम चार्ज को डिवाइड कर देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलती है, इसका यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी एक अनंत समतल धनावेशित पतली चादर ABCD हम लेंगे, और इस चादर के लंबवत हम किसी पॉइंट P पर कंसीडर करेंगे जो कि r डिस्टेंस पर है। पतली चादर के एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश विद्यमान है, यानी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा पृष्ठ का आवेश घनत्व है, सिग्मा की वैल्यू Q अपान A स्क्वायर है, Q अपान A है, और इसकी वैल्यू कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। तो हम टोटल जो हमारा चार्ज है Q, इसको हम इस शीट के टोटल एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें सिग्मा मिल जाएगा, यानी इकाई एरिया में स्थित चार्ज, तो उसको चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। A चादर का क्षेत्रफल है, तो हम कंसीडर पॉइंट P
at distance r from seat. Consider point P. Our seat is perpendicular to this cylinder. From seat on which electric field is to be determined. At point P, our electric field is to be determined as seat produces same electric field on both sides from seat due to symmetry. As seat produces same electric field on both sides of seat due to symmetry, so consider another point Q at same distance r from seat. We consider another point Q which is at same distance r from seat. This is symmetrical position. P and Q are at same distance and we get a cylinder this much, and we now calculate. This is our Gaussian cylinder या Gaussian surface. सीट से r दूरी पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है. तो इस P पर, जो कि r डिस्टेंस पर है, r दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. चूंकि चादर का आवेश दोनों तरफ समान है, यानी हमारी जो सीट है उस पर आवेश दोनों तरफ समान है, चाहे इसे इस सरफेस पे ले चाहे इसके बैकवर्ड, तो समान विद्युत क्षेत्र है. तो इसलिए चादर की दूसरी ओर भी हम r दूरी पर दूसरा बिंदु ले लेते हैं. इस सीट से r दूरी पर हम दूसरा बिंदु क्यों लेते हैं, और फिर इस तरह से हमें गॉसियन सरफेस मिलता है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है. कंसीडर गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस. कंसीडर गॉसियन सरफेस विच इज सिलेंड्रिकल ऑफ लेंथ 2r एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ सीट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ सीट. अब A क्षेत्रफल तथा 2r लंबाई के एक काल्पनिक बेलन यानी गॉसियन सिलेंडर को लेते हैं की कल्पना करते हैं, तथा बेलन की अक्ष चादर की सतह के लंबवत है. तो बेलन की अक्ष चादर के सतह के लंबवत है. हमारी जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ये सीट के परपेंडिकुलर है. नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेसेस ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन की सतहों से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू फाई लेफ्ट, यानी लेफ्ट सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, फाई कर्व्ड यानी बेलनाकार सतह से गुजरने वाले फ्लक्स का मान, प्लस फाई राइट साइड यानी राइट साइड वाली सतह से गुजरने वाला हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो ये हमारे तीनों सरफेसेस हो गए. ये पहला सरफेस फाई लेफ्ट हो गया, ये सरफेस हो गया जिसका एरिया A है, और फिर दूसरा सरफेस हमारा ये कर्व्ड सरफेस हो गया, फाई कर्व्ड मिलेगा इससे, और इसका एरिया हमारा 2 पाई RL इसके बराबर होता है. सिलेंडर का एरिया हम जानते हैं. और फिर ये जो तीसरा है फाई राइट, ये हमारा है, इसका एरिया A है. तो इस तरह से हम तीनों फ्लक्स को लिखेंगे. फाई इक्वल टू E डॉट डी एरिया था तो इसलिए E डॉट डी ए हो गया. कर्व्ड के लिए E डॉट 2 पाई RL ये एरिया है, और एंड E राइट फाई राइट E डॉट A सेम थिंग एज E डॉट A. तो इस तरह से हमारा जो फाई है वो 3 हिस्से में मिला है, क्योंकि 3 सरफेसेस हमारे अलग अलग हैं, तो इनके थ्रू पास होने वाला पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग. E डॉट A प्लस E डॉट 2 पाई RL प्लस E डॉट A. अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. तो इस तरह से E डॉट A यानी E और A के बीच में जो हमारा एंगल है वो 0 डिग्री है, तो E डॉट A E A cos 0 डिग्री हो गया. और फिर दूसरा एरिया है E डॉट 2 पाई RL, इसके अलोंग जो हमारा E और R 2 पाई RL के बीच में जो एंगल बनेगा, चूंकि हमारा ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, तो जो हमारा ये सरफेस है कर्व्ड सरफेस, इसके ऊपर नॉर्मल हम खींचेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. तो ये हमारा ये इसका इस सरफेस का हमारा वेक्टर एरिया हो गया. तो ये वेक्टर एरिया हो गया. तो और ये 90 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमें cos 90 लेंगे. और फिर से E डॉट A cos 0 डिग्री. तो फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो इस तरह से हमारे एंगल्स निकल गए. 0 डिग्री E और A के बीच में एंगल है, तो 0 डिग्री लिख लेंगे. और 90 डिग्री हमारा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व्ड सरफेस के नॉर्मल के बीच में. तो इस तरह से इनके बीच में हम 90 डिग्री ले लेंगे. और E डॉट A फिर से ये 0 डिग्री हो गया. तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये 0 हो गया सेकंड टर्म,
और फर्स्ट और थर्ड टर्म कंट्रीब्यूट किए और फाई इक्वल टू E2EA। इस तरह से गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमें मिल गया 2EA इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें कैलकुलेट क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए हम गॉस लॉ का सहारा लेंगे, गॉस थ्योरम का प्रयोग करेंगे या गॉस लॉ में फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ये फार्मूला है। इन टर्म्स ऑफ सिग्मा रखेंगे तो ये क्यू इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0 और हम फाई की वैल्यू रखेंगे फाई इक्वल टू 2EA। यहां पर फाई की वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सीधे सीधे हमारा ए कट गया E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हमारी थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो क्या हम इससे कंक्लूड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज शीट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज शीट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, thus E will be same at all nearby points from sheet। यानी विद्युत क्षेत्र आवेशित शीट्स के लिए दूरी पर निर्भर नहीं करता अतः E का मान चादर या शीट के समीप स्थित सभी बिंदुओं पर समान होता है। फॉर थिक शीट E1 and E2B इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू साइड्स ऑफ दिस थिक शीट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P यानी मोटी चादर के लिए इसके दो सतहों के कारण विद्युत क्षेत्र E1 और E2 हैं, दो सतहों के कारण विद्युत क्षेत्र E1 और E2 हैं, तो नेट विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2 यानी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। क्योंकि नियर बाई पॉइंट्स पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होता है, तो अगर चार्ज इक्वल है टोटल चार्ज तो इक्वल ही रहेगा थिक शीट पर, तो इसलिए प्लस क्यू चार्ज के कारण हमारा दोनों सरफेस पर E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आएगा। इफ शीट इज प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इफ शीट इज प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यदि शीट या चादर के परावैद्युतांक के माध्यम में रखी जाती है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी। तो हम वैक्यूम में रखेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी चार्ज को, अगर चार्ज हमारा वैक्यूम में नहीं है शीट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कम हो जाएगी। अब हम आते हैं पैरेलल शीट्स, यानी हम दो शीट्स ले लें और जो कि समान एरिया की हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनको हम इफ टू पॉजिटिवली चार्ज शीट्स ऑफ डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, टू पॉजिटिवली चार्ज शीट्स डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि दो धनावेशित चादरें जिन पर आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, सिग्मा 1 ऑन दिस सिग्मा 2 ऑन दिस, दोनों एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं, तो विद्युत क्षेत्र की गणना इस प्रकार से हम करेंगे। ए पॉइंट पहले लेंगे, ए पॉइंट हमारा यहाँ है, पहली सीट दूसरी सीट और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, पैरेलल हैं। E1 पहली चार्ज के कारण हमारा E1 आएगा, दूसरी सीट के कारण भी E2 आएगा। और अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू E1 प्लस E2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू E1 प्लस E2 सम हो जाएगा सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0 यानी सिग्मा 1 प्लस 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0, और ये लेफ्ट साइड की ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट एट पॉइंट बी, यानी बिंदु बी पर हमारा E2 इस दिशा में है लेफ्ट में और E1 राइट में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 माइनस E2, अगर हम सिग्मा 1 को ग्रेटर देन सिग्मा 2 मान रहे हैं तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू हो गई E1 माइनस E2 से। पॉइंट सी पर EC, पॉइंट सी पर E1 भी इस डायरेक्शन में है, E2 भी इस डायरेक्शन में, तो इसलिए हम इनका सम कर लेंगे सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा 1 प्लस 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। दोनों में फर्क क्या है, EA और EC में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ EA की लेफ्ट है, EE की राइट है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये डिपेंड करेगा कि सिग्मा 1 ग्रेटर है कि सिग्मा 2। सिग्मा 1 ग्रेटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, अगर सिग्मा 2 ग्रेटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी।
अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। टू पैरेलल थिन शीट्स विथ अपोजिट चार्ज विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड माइनस सिग्मा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैलकुलेट। माना दो समांतर पतली सीटें या चादरें विपरीत आवेशित हैं, एक दूसरे के विपरीत आवेशित है। एक पर प्लस Q1 आवेश है, दूसरे पर माइनस Q2 आवेश है। तो इन चार्जेस के कारण आवेश घनत्व तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 होगा और दूसरे में माइनस सिग्मा 2 है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये केस हो गया, दो पैरेलल शीट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, दूसरी निगेटिवली चार्ज है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा 2 है और ये एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पहली सीट के कारण इस दिशा में लेफ्ट में होगा और इसके कारण इसी के डायरेक्शन में होगा, तो ये राइट साइड में जाएगा E2। तो इस तरह से पॉइंट ए पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA E1 माइनस E2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मिल गया। E1 में से E2 हमने घटा दिया। और पॉइंट बी पर ये हम दशा देखेंगे, पॉइंट बी पर E1 इस दिशा में राइट साइड में है और E2 भी राइट साइड में है, इनवर्ड है इसके। तो इस तरह से सम हो जाएगा EB इक्वल टू E1 प्लस E2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, यानी हमारी दोनों प्लेट्स के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैक्सिमम हो गया। और फिर आगे चलेंगे, सी पर E1 हमारा राइट डायरेक्शन में है, E2 लेफ्ट में है, माइनस के कारण यहाँ माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। पॉइंट सी पर E1 माइनस E2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन 0। ये सेम ही रहा जैसे ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस डायरेक्शन इधर लेफ्ट है ई पर और यहां पर राइट है। फिर और मिडिल में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। तो इस तरह से प्लेटों के मध्य यानी थिन सीटों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर है। अब इसमें हम कुछ कंक्लूजन ड्रा करते हैं। यदि हम समान आवेश दे दें, समान आवेश का मतलब Q आवेश इस सीट को दे दें, पहली सीट को प्लस Q आवेश, दूसरी को माइनस Q आवेश, तो हमारी चार्ज डेंसिटी इक्वल हो जाएगी बट अपोजिट हो जाएगी। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए EA इक्वल टू 0, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इनकी वैल्यू एक दूसरे को कट कर देंगे, 0 हो जाएगी। तो ए पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। बी पॉइंट पर हम देखेंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये कट जाएगा हमारा, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हमारा। सी पर क्या होगा, सी पर फिर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ये कैंसिल हो जाएगा और EC 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन पैरेलल शीट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन पैरेलल शीट्स ऑफ अपोजिट चार्जेस एग्जिस्ट बिटवीन प्लेट ओनली, यानी पतली समांतर सीटों जो विपरीत आवेशित हैं एक दूसरे से, प्लस Q एंड माइनस Q के लिए विद्युत क्षेत्र प्लेटों के मध्य ही होता है, प्लेटों के मध्य ही होता है। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, एंड इट इज 0 आउटसाइड बोथ प्लेट, दोनों प्लेट के बाहर ये 0 आ रहा है। तो दोनों प्लेटों के बाहर हमारा विद्युत क्षेत्र 0 है और प्लेटों के मध्य ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये हमारे कैपेसिटर के अंतर्गत होती है, जो संधारित्र हैं उनमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम थर्ड केस में आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल सेल यानी पतले आवेशित गोली कोष द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारी इस तरह समझ सकते हैं, स्फेरिकल सेल अंदर से पूरी खोखली है और बाहर सरफेस पर ही मास है। तो ये हमारी स्फेरिकल सेल हो गई, कंडक्टिंग है और इसको हमने चार्ज किया हुआ है, प्लस Q आवेश दे रखा है। अब हम इससे हम R डिस्टेंस यानी इस स्फेरिकल सेल की रेडियस R कैपिटल R है और इससे इसके सेंटर से R दूरी पर स्थित पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, डायरेक्शन ऑलरेडी ज्ञात है। तो इस पे हम
कैलकुलेट करने के लिए हम इस गॉसियन सरफेस लेंगे जो कि हमारा स्फेरिकल शेप में होगा। ये गॉसियन शेप, इस पूरे गॉसियन शेप पर हम इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फिर कूलाम गॉस लॉ से हम सीधे सीधे Q/ε0 लिख देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, और फिर इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू। तो हम इसमें डिफरेंट कई केसेस हैं, इन केसेस की स्टडी करेंगे। कंसीडर पॉजिटिवली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q which is uniformly distributed on entire surface। यानी कंसीडर ए पॉजिटिवली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r, रेडियस कैपिटल R, दिस इज स्फेरिकल सेल which is on which plus q charge is uniformly distributed because this is our conducting spherical cell। केस 1 यानी R त्रिज्या के पतले गोली कोष पर आवेश प्लस क्यू जो एक समान रूप से सतह पर वितरित है, यानी ये केवल सरफेसेस पर है, अंदर की ओर कोई चार्ज नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। केस 1 इसमें कंसीडर करेंगे। केस 1 क्या है? जब हमारा स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी पॉइंट P पर हैं हम इस सेल से बाहर देख रहे हैं, सेल से बाहर देख रहे हैं, तो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज की भांति व्यवहार करेगा स्फेरिकल सेल, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिंदु P, पॉइंट P लाइज आउटसाइड ऑफ सेल, यानी बिंदु P कोष, गोली कोष के बाहर है, स्फेरिकल सेल के बाहर है। कंसीडर गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, कंसीडर गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, दिस इज स्फेरिकल सरफेस एंड नेट चार्ज प्लस Q इज इनसाइड द सरफेस, इनसाइड दिस सरफेस नेट चार्ज इज प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज दिस इज रेडियली आउटवर्ड। R त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन सतह के भीतर नेट आवेश प्लस Q है। R त्रिज्या के एक गॉसियन सतह के अंतर्गत हमारा ये नेट आवेश प्लस Q है। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र त्रिज्या बाहर की ओर है, रेडियली आउटवर्ड है इस चार्ज के कारण। अब हम क्या करेंगे? टेक स्मॉल एरिया dA, टेक स्मॉल एरिया, दिस एरिया हम यहाँ P के अराउंड एक स्मॉल एरिया dA लेंगे, जो कि dA एरिया, और फिर dA एरिया हमारा इसकी एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, तो ये हमारा जो एंगल है एरिया और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो 0 डिग्री है। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इधर। टेक स्मॉल एरिया dA ऑन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, यानी सतह dA पर हम छोटा क्षेत्रफल लेंगे, सतह पर छोटा क्षेत्रफल dA लेते हैं, और सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान d phi इक्वल टू E डॉट dA, d phi इक्वल टू E डॉट dA, और हम जानते हैं E और dA के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए E dA इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी E dA, और फिर इंटीग्रेट करेंगे हम, ताकि हमारा जो फाई है टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो सके। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम राइट साइड को इंटीग्रेट करेंगे, फाई इक्वल टू E, और हमारा dA इंटीग्रेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा। dA क्या जो इंटीग्रेट होगा उसकी लिमिट होगी 0 टू 4 पाई R स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने? 4 पाई R स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल है, यानी गोलाकार है, गोली है, तो इसलिए हम गोलीय सरफेस का हम जानते हैं जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो ये 0 टू 4 पाई R स्क्वायर, यानी पूरे एरिया पर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे dA को तो A मिलेगा, और लिमिट्स हमारी 4 पाई R स्क्वायर 0 टू 4 पाई R स्क्वायर होती है। ये हम तो इस तरह से हमने लिमिट्स का मान रख दिया 0 टू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर क्यों लिया गया है? ये 4 पाई R स्क्वायर है हमारे गॉसियन सरफेस का, यानी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल फॉर्म में है, यानी गॉसियन जो गोला है, स्फेयर है, उसका सरफेस एरिया, उसका कुल पृष्ठ 4 पाई R स्क्वायर है। तो ये हमारा 0 टू 4 पाई R स्क्वायर लिमिट हो गई, और इस लिमिट को हम रखेंगे तो यहां पर हमें फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो इस तरह से गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम गॉस थ्योरम का उपयोग करके इसको इक्वेट कर सकते हैं। फाई इक्वल टू गॉस थ्योरम से Q/ε0, और Q की वैल्यू फाई की वैल्यू रखेंगे E इंटू 4 पाई R स्क्वायर,
क्यू अपान एप्सिलॉन 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे मिल गया 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जब हम स्फेरिकल सरफेस से बाहर किसी पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी अपने गोली कोष से बाहर पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो वेल नोन फार्मूला है। तो ये हमारा जो स्फेरिकल चार्ज सेल है ये पॉइंट सोर्स की भांति काम करेगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड केस में केस 2 हम सरफेस पर देखेंगे। पॉइंट P स्फेरिकल सेल के सरफेस पर है, यानी बिंदु B गोली कोष की सतह पर है। तो स्फेरिकल सरफेस पर होने पर कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल आर, और इस फार्मूले में हम रखेंगे कैपिटल स्मॉल आर को कैपिटल आर रख देंगे। ई मैक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या आ गई, क्यू अपान ए यानी क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, तो क्योंकि टोटल जो इस हमारी स्फेरिकल सेल का एरिया है वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है। तो इस तरह से ई मैक्स इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान इंटू 1 एप्सिलॉन 0 यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हम सरफेस पर देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रहा है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और फिर तीसरा केस हम इनसाइड स्फेरिकल सेल देखते हैं, यानी स्फेरिकल सेल के अंदर स्थित किसी बिंदु पर देखते हैं। तो हमारा गॉसियन सरफेस वो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये जो P के पास हम स्मॉल एरिया DA कंसीडर कर रहे हैं, ये भी इसकी भी डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड है। तो इस तरह से E और DA के बीच में एंगल 0 हो गया, 0 डिग्री। और ये एरिया हम आगे बढ़ाएंगे तो ये गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल फॉर्म में मिल गया। तो ये इस केस में भी हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल है। कंसीडर स्मॉल एरिया DA ऑन गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस पर हम स्मॉल एरिया DA कंसीडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया, यानी गॉसियन सतह पर छोटा एरिया DA लेते हैं और छोटे क्षेत्रफल DA से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, इसकी वैल्यू E डॉट DA यानी E DA cos 0 डिग्री। ये एंगल 0 डिग्री है दोनों के बीच में, E और DA के बीच में, इसलिए हमने 0 लिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा E DA हो गया और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर इंटायर गॉसियन सरफेस। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटीग्रेशन 0 टू 4 पाई आर स्क्वायर DA। 4 पाई आर स्क्वायर हमारी लिमिट्स हो गई, इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया हो गया। तो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर हम वैल्यू रखेंगे यूजिंग गॉस लॉ, गॉस के प्रमेय से या थ्योरम से, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसके स्फेरिकल सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सब सरफेस पर है, यानी हमारे जो गोली कोष है इसके सरफेस पर ही सारे चार्ज है, अंदर पूरी तरह से खोखला है तो अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो नेट चार्ज अंदर की ओर 0 है, तो उसको हम क्यू को 0 रख देंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी हमारी, क्यू की वैल्यू 0 आ गई, फाई 0 हो गया, इससे कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ गया। तो इस तरह से हमारा गोली कोष के अंतर्गत स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, विद्युत क्षेत्र 0 हो गया गोली कोष के अंतर्गत। तो 3 सिचुएशन हमें मिली। पहली सिचुएशन E इक्वल टू 0 व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R, यानी गोली कोष के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, गोली कोष की सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, और फिर गोली सतह से बाहर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, देन E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम रहेगी, इसकी वैल्यू मिनिमम है, R की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से हम एक ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ है स्मॉल r वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल r जब हम गोली स्फेरिकल सेल के अंतर्गत है, यानी स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो स्फेरिकल सेल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 रहेगा। तो ये कर्व बनेगा और स्फेरिकल सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से E मैक्सिमम हो गया, बढ़ गया, और फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे अब स्फेरिकल सेल से इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटता जाएगा और इसकी वैल्यू आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में ही घटेगी, 1/r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, तो इसलिए 1/r स्क्वायर के ही टर्म में घटेगी।
तो ये हमारा ओवरऑल पिक्चर हो गया स्फेरिकल सेल के सेंटर से और फिर कैपिटल आर डिस्टेंस और फिर इससे ज्यादा डिस्टेंसेस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। इफ चार्ज Q0 लाइज आउटसाइड, यानी हम टेस्ट चार्ज को सेल से बाहर रख दें तो फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, यानी टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला बल कूलम के नियम से दिया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कूलम के नियम से ही आया है, तो जो फोर्स होगा हमारा कूलम के नियम से ही दिया जाएगा। इफ चार्ज इज इनसाइड सेल, यदि टेस्ट चार्ज हमारा इनसाइड सेल है तो नो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, यानी अगर स्फेरिकल सेल के अंदर हम टेस्ट चार्ज को रख देंगे, टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई बल कार्य नहीं करेगा या कोई कूलम फोर्स नहीं लगेगा। सेल इज रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग सॉलिड, यानी हम ठोस गोले से अपनी स्फेरिकल सेल को रिप्लेस कर दें तो इसके बाद भी चार्ज अपीयर्स ऑन सरफेस, क्योंकि कंडक्टिंग है तो इसलिए सरफेस पर ही सारे चार्ज होंगे और स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर के अंतर्गत अंदर चार्ज नहीं होंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के अंदर भी जीरो हो जाएंगे। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा, इसके अंतर्गत बाहर की सिचुएशन सेम रहेगी। तो इस तरह से चाहे हमारा स्फेरिकल सेल हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ही रहेगी अंदर बाहर सब जगह। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो हमारा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो केवल सरफेसेस पर होगा, तो इस तरह से ये स्फेरिकल सेल की भांति काम करेगा। लास्ट एप्लीकेशन यानी गॉस थ्योरम के हम लास्ट एप्लीकेशन जो सिलेबस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, यानी कुचालक ठोस आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, हमारा स्फीयर जो गोला है वो नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है। तो इस तरह से इस केस में हमने सॉलिड स्फीयर लिया है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, कुचालक है और उसके कारण उसमें जो चार्ज है स्थित Q, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट जो कि बाहर है गोले के उसके और फिर इसके बाद गोले के सरफेस पर और फिर इसके बाद गोले के अंदर, यहाँ 3 पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे गॉस थ्योरम का प्रयोग करके। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, a solid sphere of non-conducting material of radius r contains plus q charge which is distributed uniformly over entire volume, यानी r त्रिज्या के कुचालक ठोस गोले पर कुल आवेश q है जो कि पूरे आयतन पर या पूरे आयतन में एक समान वितरित है। तो ये एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे हमारी जो चार्ज डेंसिटी आती है, आवेश घनत्व, वो हर जगह समान होगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने से ये एक बेनिफिट मिल गया कि हमारी चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहेगी, हर एक पॉइंट पर हमारी एक समान रहेगी। जो वॉल्यूम है स्फीयर का ये 4/3 पाई r क्यूब है और हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। 2 चीजें डिफाइन कर दी थी पहले हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व, इसमें हम रो, इसको रो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। तो रो इक्वल टू क्यू बाई वी, टोटल चार्ज क्यू है और वॉल्यूम कैपिटल वी है, तो इस कैपिटल आर रेडियस के वॉल्यूम के अंतर्गत चार्ज क्यू है स्फेरिकल हमारे स्फीयर में। तो ये इस चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्यू बाई वी या क्यू अपान 4π/3 r क्यूब, और इसका रो का यूनिट यानी चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कूलाम पर मीटर क्यूब, लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलाम पर मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलाम पर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कूलाम पर मीटर क्यूब। अब हम इसमें केस 1 व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी हमारा जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, यानी पॉइंट P स्फीयर के बाहर है। तो स्फीयर के बाहर होने से हमारा जो कैपिटल R है वो स्मॉल हो जाता है स्मॉल r से, तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इस पॉइंट पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर हम इसमें एक स्मॉल एरिया लेंगे सरफेस पर, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया जो कि स्फेरिकल है
तो स्फेरिकल सरफेस हमारा गॉसियन है और इसी पूरे सरफेस पर हमें इंटीग्रेशन करना है। और डी ए स्मॉल एरिया हो गया और ये एरिया का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, तो ए और ई यानी डी ए और ई के बीच में एंगल 0 हो गया, तो ई डॉट डी ए हमारा जो है ई डी ए हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है। तो इस तरह से ये हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। आगे लेट अस टेक स्मॉल एरिया डी ए ऑन गॉसियन सरफेस। लेट अस टेक स्मॉल एरिया डी ए ऑन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सतह पर एक छोटा सा क्षेत्रफल डी ए लेते हैं। टोटल फ्लक्स फाई थ्रू स्मॉल एरिया डी ए इज ऑब्टेन्ड बाई, टोटल फ्लक्स थ्रू आवर स्मॉल एरिया डी ए इज ऑब्टेन्ड बाई या ऑब्टेन्ड ऑन इंटीग्रेटिंग द होल फॉर होल गॉसियन सरफेस। यानी गॉसियन सतह पर एक छोटा सा क्षेत्रफल डी ए लेते हैं और डी ए जो क्षेत्रफल है इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई का मान पूरे गॉसियन सतह पर समाकलन या इंटीग्रेशन करने से प्राप्त होगा। तो हमारा जो विद्युत फ्लक्स है डी ए एरिया से पास होने वाला डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस 0 या ई डी ए कॉस 0 1 हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इसको इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन डी फाई, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज हमारी इंटीग्रेट होगी और इंटीग्रेशन लिमिट हमारी क्या होगी, पूरी स्फीयर की सरफेस है तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर हम स्फीयर की सरफेस लेंगे, यानी गॉसियन सरफेस की सरफेस यानी गॉसियन सरफेस का पृष्ठ लेंगे। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस चूंकि स्फेरिकल है तो उसका जो टोटल एरिया आएगा वो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। और फिर हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉस थ्योरम का प्रयोग करने के बाद फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, और फिर यहां पर हम ई की वैल्यू रखेंगे, फाई की वैल्यू रखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान क्यू इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, और ई की वैल्यू निकल गई 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये वही चीज है जो कूलॉम फोर्स से हमें प्राप्त होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हमारा जो स्फीयर है एज ए पॉइंट चार्ज की भांति काम कर रहा है, यानी इट इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इट इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। दस आउटसाइड पॉइंट ऑफ द स्फीयर बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर है इसके बाहर अगर किसी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमारा स्फीयर पॉइंट चार्ज की भांति काम करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ जाता है। सेकंड केस में हम स्फीयर की सरफेस पर देखेंगे। हमारा जो सॉलिड स्फीयर है ठोस गोला जिस पर चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, इसके सरफेस पर हम देखेंगे। सरफेस पर कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, यानी दोनों आर बराबर हो गए हमारे, यानी बिंदु पी लाइज ऑन पॉइंट पी लाइज ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी बिंदु पी गोले की सतह पर है। तो ई मैक्सिमम हमारा निकलेगा, ई मैक्सिमम निकलेगा 1 अपान यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रखेंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं स्फीयर के सेंटर से हमारा जो कैपिटल आर है वो लोएस्ट डिस्टेंस है, इसके बाद ये आर बाहर है इसलिए ये ज्यादा डिस्टेंस होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटती चली जाएगी हमारी और यहां पर मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से गोले के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। केस 3 हम गोले के अंदर देखेंगे। पॉइंट पी लाइज इनसाइड द स्फीयर, यानी बिंदु पी गोले के अंदर है, आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। तो हम गोले के अंदर देखेंगे अपने स्फीयर के, जो हमारा ठोस गोला है इसके अंतर्गत एक पॉइंट पी लाई कर रहा है और इस पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। लेट क्यू डैश बी चार्ज विद इन वॉल्यूम ऑफ रेडियस आर स्मॉल आर, देन यदि क्यू डैश आर त्रिज्या के गोले के अंदर का आवेश है, यदि क्यू डैश आर त्रिज्या के गोले के अंदर का आवेश है तो क्यू डैश क्या होगा, तो ये हमारा स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंतर्गत हमने अंदर एक पॉइंट ले लिया पी, इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और स्मॉल आर इसकी इस पॉइंट की सेंटर से दूरी हो गई। तो इस तरह से इफेक्टिव चार्ज जो आएगा वो इस स्मॉल गॉसियन सरफेस जिसका जो गोले के अंदर है, यानी हम ये गॉसियन सरफेस में
जो भी चार्ज स्थित होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉइंट पर निकलेगा। तो इस सरफेस पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस पर। तो गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे। इफेक्टिव चार्ज कितना है हमारा पॉइंट पी के लिए, इफेक्टिव चार्ज यानी आर त्रिज्या के गोले के अंदर आवेश क्यू डैश इक्वल टू चार्ज डेंसिटी से हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं। क्यू डैश इक्वल टू रो इंटू 4π/3 आर क्यूब। तो ये हमारा स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस है। इसके अंतर्गत जितना भी चार्ज है उस चार्ज की या उस आवेश की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चार्ज क्यू डैश आ गया। नाउ टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस से कुल गुजरने वाला फ्लक्स विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4πr²। हमारी लिमिट्स 0 to 4πr² पूरा सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका क्षेत्रफल या एरिया 4πr² है। ई डॉट डी ए और डी ए देख रहे हैं यहां पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल इनके बीच में 0 डिग्री। तो इस तरह से ई डॉट डी ए हमारा ई डी ए कॉस 0 या ई डी ए हो गया। और फिर ई को बाहर निकालकर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये ई इंटू 4πr² आ गया। और फिर हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉस थ्योरम का यूज फाई इक्वल टू क्यू डैश अपान के एप्सिलॉन 0। के यहां लिया जाएगा क्योंकि हमारा जो स्फीयर जिस मीडियम का बना है, जिस माध्यम का बना है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो गोले के अंदर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी आ जाएगा, यानी जो हमारा सॉलिड स्फीयर है इसके अंदर मीडियम, इसके माध्यम का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। तो फाई डैश इक्वल टू क्यू डैश अपान के एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू रखेंगे ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू डैश एप्सिलॉन 0 के, और फिर ई की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 4πε0 के क्यू डैश अपान r²। अब हम क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे, क्यू डैश की वैल्यू यहां रखेंगे रो इंटू 4π/3 r³। तो ये वैल्यू रखी जाएगी और इसको सॉल्व करने पर हमें रो r इंटू 3ε0 के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो r अपान 3ε0 के। जब हमारा जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है वो सॉलिड स्फीयर के अंतर्गत हो, ठोस गोले के अंदर हो, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो विद्युत क्षेत्र आर के प्रोपोर्शनल है। तो विद्युत क्षेत्र हमारा आर के प्रोपोर्शनल है, यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा। तो ये हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हो गया, ये डिस्टेंस है हमारी गोले के सरफेस पर ई मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर सेंटर से हम जाएं, गोले के सेंटर से यहां वैल्यू 0 रखेंगे तो ई की वैल्यू 0 हो गई, यानी एट सेंटर आर इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0 से शुरू हुआ। और एट r/2 डिस्टेंस पर ई इक्वल टू रो r अपान 6ε0 के। तो ये लीनियरली आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ई एक स्ट्रेट लाइन हमारा कर्व मिलेगा, यहां पर सीधी रेखा मिलेगी। फिर इसके बाद आउटसाइड रीजन पे हम देखेंगे, आउटसाइड रीजन में ये 1/r² के प्रोपोर्शनल है, यानी कूलम फोर्स के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसके प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से यानी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 1/r² का ग्राफ इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा टोटल ये ग्राफ बन गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी वैल्यूज हर एक पॉइंट पर इसमें दर्शाई गई हैं। ऑन सरफेस r इक्वल टू r, तो इस वाले फार्मूले में हम कैपिटल R को R के बराबर रख देंगे रो r अपान 3ε0 के, और हम रो की वैल्यू रखेंगे Q अपान 4πr³ इंटू R अपान 3ε0 के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q अपान r²। तो ये वही वैल्यू आ गई जो हमने स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R के बराबर के केस में, यानी केस 2 में कैलकुलेट की थी। तो इस तरह से ये वही वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज बराबर हैं। आउटसाइड स्फीयर, यानी स्फीयर के बाहर E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हमारा लास्ट कंक्लूजन है। आउटसाइड स्फीयर यानी R ग्रेटर देन कैपिटल R, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और फिर ये हमारा ग्राफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं
आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। तो आर की वैल्यू बढ़ने से विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, और फिर जब हम सरफेस पर पहुंच जाएंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। यानी हम ठोस गोला जो कंसीडर कर रहे हैं उसके सतह पर ई मैक्सिमम हो गया। फिर इसके आगे जाएंगे गोले से बाहर, तो गोले से बाहर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर 1/r² के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इस तरह से आर बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता चला जाएगा।